हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम रियल फील एक्सप्लेन चैनल में। आज मैं दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत धांसू कमाल की मानवा लेके आया हूँ जिसका नाम हीरो इन प्रीमोर्टल टाइम हु डिफीटेड डीमन एंड इवन गॉड्स। जिसमें अपना हीरो खुद इतना ज्यादा ओवर पावर है कि उसको खुद नहीं मालूम होती अपनी पावर के बारे में, और साथ ही साथ वो गॉड को भी हरा के रख देता है। और जो उसके पेट्स होते हैं उसे नहीं मालूम, लेकिन वो ड्रैगन्स थे। दोस्तों उसके ग्राफिक्स तो इतने ज्यादा उम्दा है, आप लोग को देखने में मजा आ जाएगी। और जरा तारीफ ना करते हुए चलते हैं आगे। कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ा पक्षी उड़ते हुए दिखाते हैं जो कि एक वैली को पार करते हुए वहां पर आगे की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन उसके हाल वहां पर बहुत ज्यादा खराब थे। उसकी बॉडी से खून बह रहा था, जिस कारण से वो हवा में और ज्यादा उड़ नहीं पा रहा था और डगमगाते हुए सीधे जमीन की तरफ बहुत ज्यादा स्पीड से सीधे जमीन पे जाकर धड़ाम से गिरता है। और गिरने के साथ में दोस्तों वो वहां पर खत्म हो चुका था। लेकिन शॉक्ड वाली बात ये है, उस बर्ड के अंदर से एक हाथ अचानक से बाहर निकल के आता है और हमको पता चलता है ये एक हॉट सेक्सी लल्लन टॉप पटाखा डीमन थी, जो बाहर निकलते हुए कहती है, धत तेरे की, इस जगह पर सभी वाइट डिवोरिंग डीमन बर्ड कैसे है? क्या ये सभी बीस्ट तब नहीं मर गए जब पेंगुइन ने हेवन को चीर दिया था? ये सोचना कि मैं स्टाइक्स रिवर मिंगी की पावरफुल एंसेस्टर हूँ। मैंने अपनी जिंदगी भर इकट्ठा की हुई बाउंडलेस ब्लड सी को सेक्रीफाइस कर दिया केवल ग्रेट डाउ के अंत के सीक्रेट को जानने के लिए। उसने जैसे इस बारे में बोला था तभी अचानक से कुछ 20 डीमंस उसकी तरफ बड़ी स्पीड में आगे बढ़ रहे थे, जिसमें से एक हाथी, एक चीता और एक मोर था। जिसको देखने के बाद तो मैंगी की हालत वहाँ पर खराब हो गई थी। वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। वो तीनों की तीनों 20 डीमंस मैंगी के पास आकर अपने अपने अटैक करने वाले थे तीनों साइड से। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कुछ होता है और अगले ही पल हमको वहाँ पर बस खून के छिट्टे हवा में उड़ते हुए दिखाई देती हैं और हमको पता चलता है उन बीस्ट ने मैंगी के ऊपर अटैक करते हुए लिपट वाले बीस्ट ने उसका हाथ काट लिया था, और साथ ही साथ जो एक ग्रीन फायर वाली डीमन थी उसने उसके पैर को नोच लिया था। वो दोनों उसके बॉडी पार्ट को नोच के आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उसका जो ब्लड था वो अभी भी मैंगी की बॉडी पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। मैंगी इतना चोट खाने के बावजूद दोबारा से दोस्तों अपनी बॉडी को रीजनरेट करते हुए वहाँ पर खड़ी हो गई थी। अपने ऊपर इस तरह का सरप्राइज अटैक देखकर उसकी भी सटक चुकी थी। वो वहाँ पर अपनी फिंगर में स्पिरिचुअल पावर जनरेट करके जो डीमंस उसको मारने आए थे उनके ऊपर एक पावरफुल स्लैश कर देती है, जो कि सीधे आगे बढ़ते हुए उनको क्रॉस करके निकल गया था। लेकिन ऐसा करने के कारण मैंगी की हालत खराब हो चुकी थी। उसके मुंह से वहाँ पर ब्लड निकलने लगा था, जिस चीज को देखकर मैंगी हैरान होकर कहती है, क्या मेरा ब्लड सी पूरी तरह से खत्म हो गया है? एक और ऐसा ही अटैक और मुझे डर है कि मैं अपने ब्लड फ्यूजन की स्किल को भी यूज करके जिंदा नहीं रह पाऊंगी। उसने जैसे इस बारे में बोला था तभी आसमान से एक बहुत भयानक पक्षी बहुत सारा स्पीड में नीचे की तरफ आ रहा था, जिसको देखने के बाद तो मैंगी की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि ये चौथा बीस्ट था जो उसके ऊपर अटैक करने वाला है। वो जो उड़ने वाला बीस्ट था मैंगी की तरफ बड़ी स्पीड में आगे बढ़ रहा था, जिसको देखते हुए मैंगी कहती है, क्या सचमुच आज मेरा यहाँ मरना तय है? मुझे अभी तक ग्रेट डाउ के अंत की सीक्रेट नहीं मिल पाया है। मैं अपनी मौत को एक्सेप्ट करने से इनकार करती हूँ। वो इस बात को बोलते हुए बहुत ज्यादा अंदर अंदर टूट चुकी थी। वो रोते हुए कहती है, नहीं, मैं अभी नहीं मर सकती। अगर अभी कोई मुझे बचा ले तो मैं पक्के तौर से उसे अपना आखिरी डिसेपल बना लूंगी। अब इसको क्या मालूम इनके पापा आने वाले हैं। नहीं नहीं, मैं उसे अपना सबसे करीबी दोस्त बनाने के बारे में सोचूंगी। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं उसे अपना सौतेला बाप भी बना लूंगी। जब फटती है दोस्तों तो सब कुछ एग्री होता है। उसके ऐसा कहने के साथ में ही अचानक से दोस्तों उसी पल में कुछ होता है, जिस कारण से कि मैंगी अपनी आंख खोल के देखते हुए शॉक्ड होकर कहती है, अरे ये आवाज कैसी थी? और जो बर्ड बड़ी स्पीड में मैंगी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था वो अचानक से धड़ाम से जमीन पे गिर गया था, और उस बर्ड को मारने वाला उससे भी बड़ा एक जाइंट बर्ड था, जिसको देखते हुए मैंगी घबरा के कहती है, अरे ये तो बहुत बड़ा है। लेकिन जब वो बर्ड नीचे जमीन पे उतरता है मैंगी उस बर्ड को देख के खिसियाते हुए कहती है, अबे ये क्या, ये तो बस एक चिकन है। और दोस्तों उस चिकन के ऊपर एक स्मार्ट लौंडा चश्मा पहन के बैठा हुआ था। यही दोस्तों अपना हीरो है, जो कि दोस्तों बहुत स्वैग, डोइंग और कठोर लौंडा है। लेकिन तभी मैंगी वहाँ पे अपने मन में सोचती है, लेकिन ये बर्ड मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अपना हीरो चिकन के ऊपर से उतरते हुए कहता है, ओफो, ये कैसा बेकार सिस्टम है, इसका इतना बड़ा नाम है अल्टीमेट एंड इनविजिबल। अपना हीरो खूब एटीट्यूड दिखाते हुए अपने चश्मे को धीरे से नीचे करके सामने की तरफ देखते हुए कहता है, ना केवल इसमें इस्तेमाल करने लायक फंक्शन है, बल्कि अभी मुझे ठीक तरह से रास्ता भी नहीं दिखा सकता। दूसरे साइड में जिस बर्ड के ऊपर बैठ गया था उसकी हालत वहाँ पे खराब हो चुकी थी, और ये बर्ड दोस्तों कोई नॉर्मल नहीं है। इसका सीक्रेट हमें आगे पता चलेगा। अपने सामने एक लड़की को इस हालात में बैठे देखकर अपना हीरो घबराते हुए कहता है, अबे नहीं, क्या मेरे चिकन ने इस लड़की को ठोक दिया है? दूसरे साइड में हमें मैंगी को दिखाते हैं, जो कि अपने मन में क्रीपी स्माइल देते हुए कहती है, ऐसा लगता है मेरी किस्मत अभी तक खत्म नहीं हुई है। इस लौंडे की बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी से लबालब भरी है। मेरे लिए अभी एक कदम सही लेना ताकत से भर देगा। और तो और वो जान पहचान
पहचान का भी नहीं है, इसलिए हो सकता है वो किसी ग्रेट प्रिमोर्डियल का एंसेस्टर या डिसेंडेंट नहीं होगा। अपनी कल्टीवेशन को दोबारा बनाने के लिए उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना मेरे लिए सबसे जरूरी काम है। इस बात को बोलते हुए मैंगी वहाँ पर धीरे धीरे खड़ी होती है। उस लड़की को इस तरह से घूरते हुए देखकर जो अपना हीरो था वो भी वहाँ पर पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था। मैंगी वहाँ पर बहुत भयानक सा मुंह बनाकर अपने मन में कहती है, जहाँ तक बात यह है कि इसने मेरी जान बचाई, इसका एहसान चुकाना असंभव है। मैगी जब इस चीज के बारे में सोच ही रही थी तभी अचानक से अपना हीरो उसके हाथों को पकड़कर झंझोड़ते हुए कहता है, हे लड़की जागो, तुम्हें क्या हुआ है? वहाँ पर वो अपने चिकन बर्ड की तरफ शक भरी निगाहों से देखते हुए कहता है, हे छोटे ग्रे, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे द्वारा टकराए जाने के बाद ये छोटी बच्ची गूंगी हो गई है? वो पूरी तरह से घायल है लेकिन अभी भी वो बेवकूफों की तरीके मुस्कुरा रही है। उसका लिटिल चिकन उसकी इस बात को सुनकर वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा गया था। फिर वहाँ पे वो आगे गुस्साते हुए कहता है, हाँ मैंने सही कहा, अब वो मुसीबत में है, क्या हमें तुरंत इसको छोड़ छाड़ के यहाँ से भाग जाना चाहिए? वहाँ से जाने वाली बात सुन के मैगी तुरंत वहाँ पर होश में आते हुए कहती है, बिग ब्रदर मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और जैसा कि दोस्तों आप फिगर देखने के बाद समझ पा रहे होंगे क्या सेक्सी फिगर है मैगी का। उसको सही सलामत देखकर अपना हीरो गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा हुआ तुम पूरी तरह से ठीक हो, वरना अभी मैं तुमको छोड़ छाड़ के 9-2-11 हो जाता। अपना हीरो अचानक से वहाँ पे शॉक्ड में कहता है, वैसे बच्ची तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो? तुम्हारे फैमिली के लोग कहाँ पर हैं? मैगी वहाँ पर बहाना बनाते हुए कहती है, बिग ब्रदर मैं नहीं जानती वो लोग कहाँ पर हैं। वो बात ये है मैं पहले ही सो गई थी और जब मैं जागी तो मैंने खुद को यहाँ पर पाया। मैं बहुत डरी हुई हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन दूसरे साइड में वो अंदर ही अंदर क्रीपी स्माइल देते हुए मन में कहती है, इस लड़के ने मेरी जान बचाई और मुझे बच्चा कह रहा है। जब मैं उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लूंगी तो मैं उसे जल्दी खत्म कर दूंगी। मैं उसको जबरदस्ती की ताड़नाएं नहीं दूंगी। मैं सचमुच दया करने वाली डीमन एंसेस्टर हूँ। मैगी को अपने ख्यालों से बाहर निकालते हुए अपना हीरो से कहता है, हे बच्ची तुम्हारे पैर में चोट लग गई है, चलो मैं तुमको उठाकर यहाँ से ले चलता हूँ। उसकी इस बात को सुनकर मैगी वहाँ पर बहुत शॉक्ड हो चुकी थी, जिस कारण से मैगी वहाँ पर फीलिंग से भरते हुए कहती है, बिग ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बात को बोलते हुए वो अपने हीरो के कांधे के ऊपर बैठ गई थी। लेकिन जैसा कि हमको मालूम ही है वो तो एक डीमन ठहरी, अपनी आदतों से कहाँ बाज आने वाली। वो उसके कांधे के ऊपर चढ़ने के बाद बहुत ज्यादा इविल स्माइल दे रही थी, बहुत खुश हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही मैगी अपने हीरो के ऊपर अटैक करने वाली थी, अचानक से अपने हीरो का जो सेल्फ डिफेंस था वो एक्टिवेट हो जाता है और मैगी के ऊपर अटैक करते हुए धड़ाम से उसको पीछे की तरफ फेंक दिया था, जिस कारण से मैगी उड़ते हुए पीछे की तरफ जाके गिरती है। अपने हीरो को तो कुछ समझ में ही नहीं आता, अबे अचानक से हुआ क्या यहाँ पे? वो मेरी पीठ के ऊपर से गायब कहाँ हो गई? मैगी जब पीछे की तरफ गिरी हुई थी तो सामने की तरफ देखकर उसके होश उड़ चुके थे, क्योंकि अपने हीरो की बॉडी के अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भयानक मात्रा में रिलीज हो रही थी, जिसको देखने के बाद में मैगी घबराते हुए मन में कहती है, अरे नहीं, ये तो प्राइमल क्यूस ट्रू क्यूआई है जो कि सभी तरह की चीजों को खत्म कर देती है। इस तरह की जन्मजात प्राइमल क्यूस क्यूआई केवल एक ग्रेट प्रिमिटिव पावर से जुड़ी हो सकती है, यहाँ तक कि अपने पीक पर भी मैं इसकी बराबरी नहीं कर पाऊंगी। दूसरी तरफ अपना हीरो धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसको अपने पास आते हुए देखकर मैगी घबरा के कहती है, ऐसा लग रहा है कि आज मैं यहाँ पर बर्बाद हो जाऊंगी। बिग ब्रदर मुझ पे दया दिखाएं। क्योंकि दोस्तों मैगी की आंखों के सामने तो वो एक भयानक खौफनाक मंजर के तौर पे अपनी पावर को रिलीज करते हुए आगे बढ़ रहा था। वो घबराते हुए बोलती है, नहीं। साथ ही वो मासूम चेहरा बनाते हुए अपने हीरो से कहती है, मैं आपको अपना स्टेप फादर बना लूंगी, मैं आपकी असली बेटी हूँ, मैं कसम खाती हूँ। जब फटती है दोस्तों तो अच्छे अच्छे लाइन पे आ जाते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो देखने में मेरी मजा आ रही होगी, तो मेरा सपोर्ट करें, एक लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैगी जब इस चीज के बारे में बोल रही थी तभी अपना हीरो उसके सामने आकर खड़ा हो गया था और उसकी तरफ घूर के अपने मन में कुछ सोच रहा था, जिस चीज को देखकर उसका बर्ड भी मैगी के पास में आ चुका था। मैगी वहाँ पर और ज्यादा घबराते हुए कहती है, स्टेप फादर आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? साथ ही वो अपने मन में बहुत ज्यादा गुस्से में खिसियाते हुए कहती है, मैंने ग्रेट दाव के अंत तक पहुंचने के लिए पेंगुइन के एसेंस से भरे हुए ब्लड के सागर का बलिदान दे दिया। ये मेरा सबसे कमजोर पल है, अगर मैं अपने एटीट्यूड को नहीं हटाऊंगी तो मैं यहाँ पर बुरी तरह से गिर सकती हूँ। दूसरी तरफ अपना हीरो अपने मन में सोचता है, मैं तो यहाँ बस शिकार के लिए निकला था और अब अचानक मुझे एक गोद ली हुई बेटी मिल गई। ओफो ये क्या चल रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे छोटे ग्रे ने ध्यान नहीं दिया और इस बेवकूफ बच्ची से टकरा गया? अगर मैं इसे यहीं पे छोड़ दूं और उसे कोई जानवर खा जाए तो क्या इससे मेरे पाप और ज्यादा नहीं हो जाएंगे? धत तेरे की, ये बेवकूफ फैटी चिकन ये सब कुछ खाता है लेकिन कुछ हासिल नहीं करता। इतने खुले इलाके में उतरने पे भी तुम किसी को टक्कर मारने में सफल हो गए। कितना बेवकूफ चिकन है ये। अपने मास्टर को इस तरह गुस्से में देखकर लिटिल चिकन की तो हालत वहाँ पे खराब हो रही थी। चलो ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? आखिरकार ये मेरा ही माउंट है, जिस कारण इसकी गंदगी साफ करना भी मेरा काम है। मैं इस बच्ची को अपना लूंगा और घर भेज दूंगा। शायद ऐसा हो सकता है उसकी फैमिली इस उजाड़ जगह से बाहर निकलने का रास्ता जानती हो। इस बात को सोचते हुए
हुए वो मैगी के सर के ऊपर पेट करते हुए कहता है, तो बच्ची तुम अपना नाम बताओ, क्या है तुम्हारा नाम? क्या होगा अगर तुम्हारे स्टेप फादर तुम्हें घर ले जाए? मैगी वहाँ पे हैरान होते हुए बताती है, मेरा नाम मैगी है, मेरे फादर असुरा क्लैन के जनरल हैं, और हाँ मैं घर वापस जाने का रास्ता जानती हूँ। इतने सालों के बाद आखिर मैं घर वापस जाऊंगी। मैगी वहाँ पर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी, वो वहाँ पर भूल जाती है कि आखिर अभी अभी उसने एक स्टेप फादर बनाया है। साथ ही वो इविल प्लान बनाते हुए अपने मन में सोचती है, हाँ ये बिल्कुल सही है, एक बार जब मैं अपने असुरा क्लैन में वापस पहुंच जाऊंगी तो मैं इस बेवकूफ आदमी को सजा दूंगी। अगर मैंने इसकी खाल में से हड्डियां नहीं निकाल ली तब तक जो कुछ भी मैंने यहाँ पर झेला है उसकी भरपाई नहीं हो सकेगी। मैगी जब वहाँ पे अपने ख्यालों में डूबी हुई थी तभी टेलीपैथी के थ्रू कोई उससे बात करता है, एंसेस्टर मैगी यहाँ पर डिवाइन पावर यूज करने पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, अगर तुम इस आदमी को फॉलो करोगी तो तुम्हें भी अपनी कल्टीवेशन को अच्छा करने का मौका मिलेगा, साथ ही तुम्हें बढ़िया बढ़िया मालदार खाने को भी मिलेगा, क्योंकि तुम बड़ी मुश्किलों को झेलते हुए ग्रेट दाव के अंत तक पहुंची हो। क्या तुम इस इंसान को छेड़ने के बारे में सोच रही हो? मैगी वहाँ पर उस आवाज को सुन के अपने ख्यालों से बाहर आते हुए इधर उधर देख के कहती है, अरे कौन है वहाँ पे? वो कौन है जिसने मुझसे टेलीपैथी के थ्रू बात करी? दूसरे साइड में अपना हीरो अपनी स्टेप डॉटर को इस तरह की हरकत करते हुए देखकर बेचारा अपने मन में सोचता है, ओहो बेचारी लड़की, मुझे लगता है जरूर उसको बेवकूफ बना दिया गया होगा, मुझे जल्द से जल्द उसे घर भेजना होगा। वो मैगी के पास आकर उसके कांधे पे हाथ रखते हुए कहता है, छोटी बच्ची तुम अभी लिटिल ग्रे के साथ यहीं रुको, मैं हम लोगों के लिए कुछ खाना लेके आता हूँ, जब हमारा पेट भर जाएगा तो हम घर वापस चलेंगे। मैगी अपने हीरो की बात को मानते हुए वहाँ पर रुकने को तैयार हो जाती है। अपने हीरो के वहाँ से जाने के बाद मैगी और वही लिटिल चिकन वो दोनों वहाँ पर रुक गए थे। लिटिल चिकन आगे बढ़ते हुए मैगी से बोलता है, बहुत समय बीत गया है आपसे मिले हुए एंसेस्टर मैगी, ये मैं हूँ कुनपेंग। लिटिल चिकन की बात सुनकर मैगी वहाँ पर बहुत ज्यादा घबराते हुए पीछे पलट के कहती है, क्या कहा तुम कुनपेंग हो? अब जिसे कुनपेंग के बारे में नहीं मालूम तो यहाँ पर राइटर हमें बताता है, नॉर्थन सी में एक मछली है, उसका नाम है कुन। कुन कितनी बड़ी है कोई नहीं जानता कि ये कितने हजार मील तक फैली है। ये एक पक्षी में बदल जाता है जिसे पेंग के नाम से जाना जाता है। पेंग की पीठ कितनी विशाल है इस बारे में कोई नहीं जानता, ये कितने हजार मील तक फैली है। कुन पेंग एक फीनिक्स का बच्चा है जो पिछली जनरेशन के हेवन और अर्थ के रूलर्स में से एक है। वो अब प्रोमोडियल डीमन क्लैन के हेवनली एम्परर का रणनीति बनाने वाला सलाहकार है, जो हेवनली एम्परर के बाद दूसरे प्लेस पर है, और तो और वो डीमंस के रणनीति बनाने वालों के रूप में जाना चाहता है। वो इस समय सीक्रेट रिल में पहुंच गया है। हमारा सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर मैगी लिटिल ग्रे को देखते हुए कहती है, कुनपेंग तुम यहाँ पर क्यों हो? और तो और देखने में तुम इतने मोटे क्यों दिख रहे हो? कुनपेंग वहाँ पे घबराते हुए बताता है, अपनी आवाज को नीचे बनाए रखो, यांग ली मेरी असली पहचान को नहीं जानता। तो दोस्तों आखिरकार हमें अपने हीरो के असली नाम का पता चल गया है, जिसका नाम यांग ली है। मैगी उसकी इस बात को सुन के स्माइल करते हुए कहती है, ग्रेट डीमन स्ट्रेटेजिस्ट, आप हेवनली कोर्ट में क्यों नहीं रह रहे हो? एक ग्रेट एंसेस्टर एक ऑर्डिनरी मुर्गी होने का दिखावा क्यों कर रही है? मैगी के इस सवाल ने लिटिल चिकन का मुंह एकदम बंद कर दिया था। वो वहाँ पर हमको आगे बताता है, 10 साल पहले मैं प्रोमोडियल हॉरिजॉन में आसमान की ऊंचाइयों में उड़ गया, जिस जगह पर बाउंडलेस वॉइड में मैं एक मौके की खोज कर रहा था, और तभी मैंने गलती से कुछ मिस्टीरियस टैबू को ट्रिगर कर दिया और मुझे यहाँ पहुँचा दिया गया। पिछले बिताए हुए कुछ सालों में इस लड़के को फॉलो करते हुए मैंने कई एक्सोटिक बीस्ट को खाया है, और तो और मेरी स्पिरिचुअल बॉडी एनर्जी से भरी हुई है, लेकिन इसे रिफाइन करने की डिवाइन एबिलिटीज के बिना मैं इस तरह से दिखाई देने लगा। कुल मिला के दोस्तों ये जो अपने हीरो के साथ में दावत करता है, पेल के डीमंस की मीट को खाता है, ये उसको पूरी तरह से ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रहा है, जिस कारण से एक चिकन में ट्रांसफॉर्म हो गया है। मैगी उसकी इस बात को सुन के हैरान होते हुए कहती है, तुमने अभी क्या कहा? यांग ली, क्या ये इंसान कल्टीवेशन में सुधार कर सकता है? कुनपेंग आगे बताता है, हाँ बेशक, हालांकि मुझे नहीं पता क्यों पिछले 10 सालों में मेरी कल्टीवेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। मैगी हो सकता है कि मैं तुमसे भी आगे निकल जाऊं। तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं तुमसे क्या कह रहा था। मैगी उसकी बात सुन के सीरियस होते हुए कहती है, शेखी भगाना बंद करो तुम, अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो किसी का माउंट बनने के लिए खुद को क्यों नीचा दिखा रहे हो? कुनपेंग मैगी को बताता है, वो लौंडा बहुत डरावना है, वो एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर जैसा दिखाई देता है, लेकिन वो एक नेचुरल संत है जिसमें अपार पावर भरी है। सभी तरह के एक्सोटिक बीस्ट आसानी से उसका शिकार बन जाते हैं। वो उनकी नसों और हड्डियों को छीलता है और फिर उन्हें खाने में बदल देता है। अब मेरे पास कोई और ताकत नहीं है, मैं उसे कैसे उकसा सकता हूँ? मुझे शक है कि वो पेंगू जैसा है जो ग्रेट डाउ के अंत में पैदा हुआ था, जिसे हेवन हासिल करने और एक नेचुरल संत बनने के लिए बनाया गया था। मैगी वहाँ पे घबराते हुए बोलती है, क्या कहा? एक नेचुरल संत? दूसरे साइड में हमें अपने हीरो
हीरो यांग को दिखाते हैं, जो कि बड़े एटीट्यूड में एक डीमन को पेल पाल के वहाँ से वापस आ रहा था, जिसको देखने के बाद तो मैगी वहाँ पे घबराते हुए बोलती है, अरे बाप रे, ये तो एक प्रिमोर्डियल स्टार कुन है जो सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर निर्भर रहता है। जिस बात को देखने के बाद तो मैगी का थूक उसके गले से ऊपर आ ही नहीं पाता। अपना फैटी चिकन मैगी को आगे बताता है, मेरा विश्वास करो, पिछले 10 सालों में ग्रेट डाउ के अंत में उसने हर एक जानवर को खा लिया है। मैगी मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जगह जितनी दिखाई देती है उससे कहीं ज्यादा गहरी है। मैगी वहाँ पर बहुत जरा गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहती है, मैं इस नेचुरल संत की बकवास पर विश्वास नहीं करती। एक बार जब मुझे इस अभ्यास में अपनी डिवाइन एबिलिटीज की रिस्ट्रिक्शन को हटाने का पता चल जाए तो मैं पक्के तौर से इस यांग ली से निपट लूंगी और मेरे अपमान का बदला लूंगी। उसके ऐसा कहने के साथ में ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और आसमान में बहुत ढेर सारे बर्ड उड़ते हुए दिखाई देते हैं और वहीं पे दोस्तों एक वैली थी जिसके बीच में एक टेलीपोर्टेशन टाइप का कुछ चैनल दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे करते हुए उस टेलीपोर्टेशन चैनल के अंदर क्रैक पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होते हुए वहाँ पर बाहर की तरफ निकल रही थी। दूसरे साइड में एक क्लिफ के ऊपर उस चैनल का दूसरा साइड दिखाते हैं जो कि वहाँ पर धीरे धीरे ओपन हो रहा था। तो हमको पता चलता है ये डीमन टेरिटरी थी, जहाँ पर राइटर हमें बताता है हमारे एंसेस्टर एक समय पर सैंड्स के नीचे सबसे बड़ी पावर थी। ब्लड सी को खाली करके ग्रेट डाउ के अंत के सीक्रेट की झलक पाने की कोशिश कर रही हैं। वो संत की जगह लेने लायक हैं। हाँ, हमारी असुरा क्लैन को बनाने वाली एंसेस्टर ने बड़ी मेहनत से ये सब किया था। हेवन ने नोवा को मानवता के बनाने के कार्य के बराबर उनके साथ बहुत अच्छा किया और इसी तरह से वहाँ पे सारे के सारे मैगी के क्लैन के डीमंस आपस में बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर कोई चिल्ला के कहता है, हम असुरा फिर उठेंगे, हमारी एंसेस्टर संत बनेगी। इसी तरह से वो सारे के सारे आपस में खड़े हुए नारे लगा रहे थे। लेकिन तभी अचानक से आसमान के ऊपर जो टेलीपोर्टेशन चैनल बना हुआ था उसके ऊपर वहाँ पर क्रैक बनने लगा था और उस क्रैक के अंदर से धीरे धीरे कोई बाहर आ रहा था। ऐसा होते हुए देखकर वहाँ की लीडर कहती है, हमारी एंसेस्टर वापस आ रही हैं। और देखते ही देखते कुछ पल के अंदर वो जो टेलीपोर्टेशन गेट था वो धीरे धीरे करते हुए और ज्यादा ओपन हो जाता है और कुछ पल के अंदर ही वहाँ पर बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है, जिसको वहाँ पर खड़े हुए सारे डीमंस देखते हैं। तो वहाँ पर अगले ही पल अपना वही फैटी चिकन स्पीड से बाहर की तरफ निकलता है, जहाँ पर दोस्तों यांग ली फैटी चिकन के ऊपर मैगी को बैठाए हुए था और फैटी चिकन के हाल उन दोनों को बैठने के कारण बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। डीमंस तो वहाँ पर उन लोग को अचानक से आते हुए देखकर बहुत ज्यादा भौचक्का हो चुके थे और तभी अगले पल वो दोनों अचानक से डीमंस क्लैन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। दूसरे साइड में फैटी चिकन अपने मन में किलकिलाते हुए कहता है, जल्दी इमरजेंसी लैंडिंग करो, मैं अब और ज्यादा रुक नहीं सकता। अपना हीरो एक नई जगह पे आने के बाद सामने की तरफ देखते हुए कहता है, ये कितनी अजीब बात है, पहले आसमान पूरा साफ था, अचानक बादल क्यों छा गए। लेकिन दूसरे साइड मैगी ये चीज समझ चुकी है कि वो अपने क्लैन के अंदर वापस आ गई है और जैसा कि दोस्तों फैटी चिकन नीचे की तरफ इमरजेंसी लैंडिंग करता है, उतने में वो दोनों वक्त को देखते हुए वहाँ पर उसके ऊपर से कूद गए थे और फैटी चिकन रगड़ता हुआ सीधे एक दीवार पे जाकर धड़ाम से लड़ता है। अपना हीरो सामने की तरफ अपने चिकन के हाल देख के चिल्ला के कहता है, अरे मेरे मोटे चिकन, क्या तुम अभी भी जिंदा हो कि नहीं। अपने हीरो को वहाँ पर देखकर जो डीमन क्लैन की लीडर थी वहाँ पर हैरान होते हुए मन में सोचती है, ये इंसान कौन है और हमारे एंसेस्टर उनके साथ में क्यों हैं। कुन पेंग के हाल वहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। अपना हीरो वहाँ लीडर से पूछता है, वैसे क्या आप मैगी के रिश्तेदार हैं? नहीं नहीं, चिंता करने की बात नहीं है, इस बच्ची को बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन कोई भी सीरियस बात नहीं है, बस थोड़ा सा डर लग रहा है इसे। अपने एंसेस्टर के बारे में इस तरह की बात सुनने के बाद तो जितने असुरा क्लैन के अंदर वहाँ के मेन लीडर्स थे वो सारे के सारे हैरान होते हुए कहते हैं, क्या कहा, हमारे एंसेस्टर को डर लग रहा है। पहले वाली जो लीडर थी वह हैरान होकर मन में कहती है, ये क्या बोल रहे हैं, मैगी एक बच्ची है। दूसरे साइड में इन सब चीजों को सुनने के बाद मैगी का मूड वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा चुकी थी। वो अपनी एनर्जी को पूरी तरह से रिलीज करती है तो आसमान वहाँ पर उसकी एनर्जी के कारण फट चुका था। मैगी की एनर्जी का प्रेशर अपना हीरो भी महसूस करता है। तो दूसरे साइड में अपने क्लैन में वापस आने के कारण जो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी उसकी पावर पे, वो सारी की सारी यहाँ आकर खत्म हो जाती हैं और मैगी अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म होते हुए एक बहुत खूबसूरत लिलंटा पटाखा माल बन चुकी है, जिसके सब कुछ बड़े हो गए हैं। मैगी के अंदर से बहुत सारा गुस्से में फायर रिलीज हो रही थी। उसका गुस्सा इतना तड़क भड़क चुका है और सामने की तरफ क्रीपी स्माइल करते हुए कहती है, हाँ ये बहुत बढ़िया है, मेरी पूरी की पूरी ताकत वापस आ चुकी है। वो वहाँ पर अपनी दोनों स्वॉर्ड्स को बुलाती है, एबी स्वॉर्ड और यान टू स्वॉर्ड, जो कि देखने में दोस्तों सचमुच बहुत खतरनाक थी। लेकिन अपने हीरो के आगे ये सब पूरी तरह से बेकार है। मैगी की ये सारी की सारी हरकत यांग ली वहाँ पर खड़ा हुआ देख रहा था। मैगी वहाँ पर अपनी बहुत सालों के बाद में दोनों स्वॉर्ड को मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हुए इधर उधर झुंझुने की तरीके हिलाना स्टार्ट कर दिया था और अपने हीरो की तरफ देखते हुए कहती है, यांग ली तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए। अब दोस्तों अपना ओवर पावर हीरो इसके साथ में क्या करेगा आगे देखने में बहुत मजा आने वाला है। आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज दोस्तों मेरे सपोर्ट करें, एक लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैगी जब
अपने हीरो के ऊपर अटैक करने वाली थी, तभी अचानक से जो उसकी पावरफुल स्वॉर्ड थी जमीन के नीचे गिर गई थी। और साथ ही दोस्तों जिस चीज को देखकर मैगी समझ नहीं पाती अबे आखिर हुआ क्या है, और वहाँ पर उसका मुंह कुछ ऐसा हो चुका है जैसे कि किसी बच्चे को लॉलीपॉप देने के बाद बाहर खींच लिया हो। साथ ही साथ वहाँ खड़े जो असुरा क्लैन के मेंबर्स थे उनको तो वहाँ पर बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता कि साला आखिर यहाँ चल क्या रहा है। जो व्हाइट हेयर वाली लीडर थी वहाँ पर शॉक्ड होते हुए मन में सोचती है वो स्वॉर्ड तो हमारे एंसेस्टर के ट्रेजर है, और तो और वो डिवाइन स्वॉर्ड है यान 2 और अभी। अपना फैटी चिकन मैगी की तरफ देख के मन में सोचता है अबे यार ये तो अभी तक अपनी पुरानी आदतों से चिपकी हुई है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके कुछ सेकंड पहले दिखाते हैं जब उसकी तलवार वहाँ पे गिरी थी। मैगी ने जैसे इस बारे में बोला था अपना हीरो घूर के उसकी तरफ देखता है और सिर्फ उसके देखने भर से मैगी का अटैक वहाँ पे फेल हो गया था, क्योंकि जो उसकी डिवाइन स्वॉर्ड थी उनकी आंखें वहाँ पर फटी की फटी रह गई थी, उसके पसीने छूट रहे थे। अपने हीरो के आसपास की एनर्जी को महसूस करते हुए वो डिवाइन स्वॉर्ड अपने मन में कहती है ये क्या हो रहा है। वो दोनों डिवाइन स्वॉर्ड तो अपने हीरो के आसपास की जो भयानक क्योस वाली एनर्जी है उसको महसूस करके कांप रही थी। मैगी वहाँ पर खिसियाते हुए कहती है ये क्या हो रहा है, मेरे दोनों साथी स्वॉर्ड ने उन्होंने मेरा कंट्रोल छोड़ दिया है। अरे नहीं वो तो हार मान चुकी है। इसी तरह से आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या। वो दोनों डिवाइन स्वॉर्ड इतना ज्यादा घबरा चुकी थी, उनके पसीने छूट रहे थे, वो कांप रही थी बुरी तरह। एक स्वॉर्ड चिल्लाते हुए बोलती है नहीं ये बहुत पावरफुल है। वो वहाँ पर अपनी साथी से कहती है अबे एक काम करो मरने की एक्टिंग करो तुरंत, शायद हम बच जाएंगे। और इसी तरह से कुछ सेकंड पहले उसकी दोनों स्वॉर्ड वहाँ पर जमीन पर गिर पड़ी थी। अपनी डिवाइन स्वॉर्ड की ऐसी हाल देखने के बाद तो मैगी की वहाँ पर आंखें फट चुकी थी। वो वहाँ पर गुस्से में घबराते हुए कांप रही थी कि साला एक मौका मिला वो भी यहाँ पर मेरी डिवाइन स्वॉर्ड ने हाथ पीछे खींच लिए। वो वहाँ पर खिसियाते हुए अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को ही चिल्ला रही थी, लेकिन तभी जब उसके ऊपर खिसिया ही रही थी मैगी वहाँ पर घबराते हुए कहती है अरे नहीं ये अजीबोगरीब पावर कैसी है, अगर वो असुरा क्लैन को खत्म करना चाहे मैं भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर सकती हूँ। ओफो अब मैं क्या करूँ, कुछ सेकंड पहले ही मैंने उन्हें मारने की कोशिश की थी। उसने जैसे इस बारे में सोचा था अचानक से एक हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसकी खोपड़ी के ऊपर वहाँ पर पैट करते हुए कहता है ओफो ये इतनी चंचल छोटी लड़की बंदर की तरह व्यवहार कर रही है, मुझे समझ में नहीं आता आखिर मैं किस तरह तुम्हें ट्रेन करूँ। तभी अपने हीरो को आइडिया आता है, वो मन में कहता है अरे हाँ एक बंदर, बिल्कुल ठीक कहा, मैं उसे वैसे ही ट्रेन करूंगा जैसे तांग साजान ने सन वुकोंग को ट्रेन किया था, मैं बहुत चालाक हूँ। अपना हीरो मैगी से कहता है वुकोंग, ओहो मेरा मतलब है मिंग, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है जमीन पे इस तरह से कूड़ा मत फैलाओ, क्या होगा अगर तुम किसी को चोट पहुँचाओ, भले ही किसी को चोट ना पहुँचे लेकिन पेड़ पौधों और फूलों को नुकसान पहुँचना अच्छी बात नहीं है। जब अपना हीरो मैगी को इस तरह से डांट रहा था तो उसके एनर्जी के प्रेशर में मैगी को वो बहुत चाइल्ड इंसान दिखाई देता है। मैगी वहाँ पर कांप रही थी, साथ ही साथ जो स्वॉर्ड वहाँ पे मरने की कोशिश करती है। जैसे ही अपने हीरो ने उन स्वॉर्ड को हाथ लगाता है उन डिवाइस स्वॉर्ड के अंदर क्रैक पड़ना स्टार्ट हो गया था। यांग ली उन स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है ये तलवार बहुत खतरनाक होती है, ये देखो वो तो टूटी हुई भी है, इनसे खेलने वाले बच्चे आसानी से चोट खा सकते हैं। यांग ली वहाँ पर उन दोनों डिवाइन स्वॉर्ड्स को अपने सिस्टम के इन्वेंटरी स्टोर में डाल देता है। मैगी वहाँ पर अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को जाते हुए देख के कहती है स्टेप फादर ने उन चीजों को जब्त कर लिया। अपनी डिवाइन स्वॉर्ड के रखने के कारण मैगी वहाँ पर बिल्कुल टूट चुकी थी, उसके आंसू बहने लगते हैं, वो वहाँ पर बिलक बिलक के रो रही थी, साथ ही वो कांपना स्टार्ट कर देती है। अपना हीरो उसको ऐसा करते हुए साइड में देख रहा था और इस टाइम का फायदा उठाते हुए कुन पेंग भी उससे कहता है और कर लिया, दिखा दिया अपना दम, कितना दम तुम्हारे अंदर है, अब मेरी बात समझ में आई कि नहीं। मैगी को रोते हुए देखकर यांग ली उसको समझाता है तुम्हारे स्टेप फादर होने के तौर पे मैंने इसे यूं ही नहीं लिया। यांग ली अपने सिस्टम स्टोरेज के अंदर से मैगी के लिए दोस्तों रेत उठाने वाला शॉवेल बाहर निकालता है और उसकी तरफ देते हुए कहता है ये लो ये पकड़ो, बच्चों को ऐसी चीजों से खेलना चाहिए जिनसे चोट न लगे। मैगी वहाँ पर खिसियाते हुए कहती है आखिर ऐसी बेकार चीज कौन लेना चाहता है, लेकिन तभी अचानक से मैगी जब उसको घूर के देखती है तो उसके अंदर से बहुत ज्यादा इंटेंस एनर्जी रिलीज हो रही थी और हमें पता चलता है वो तो एक डिवाइन वेपन है। मैगी उसको देखकर खुश होते हुए कहती है अरे वाह इसके अंदर से तो होंगमैंग क्यूआई ऑरा निकल रही है। राइटर को मालूम है कि होंगमैंग क्यूआई ऑरा क्या होती नहीं पता आपको, इसीलिए वो हमें आगे बताता है होंगमैंग क्यूआई डाओ का फाउंडेशन है। होंगजुन डाओजी 3 प्योर व्यक्ति और नुआ जैसे व्यक्तित्व ने संत की पावर को हासिल करने के बाद ही उसे हासिल किया। उस शॉल को हासिल करने के बाद तो मैगी अब बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। वहाँ पर वो खुशी के आंसू रोते हुए कहती है इस शॉल के अंदर से तो एंशिएंट क्यूटिक एनर्जी निकल रही है जो मेरी डिवाइन स्वॉर्ड युआन 2 और एबी से बहुत ज्यादा है। ये तो एक इननेट ट्रेजर है। होंगमैंग क्यूआई के निशान के साथ किसी को सोच से परे ऊंचाइयों तक पहुँचने का मौका मिल सकता है। सचमुच मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी मुंह बोली बेटी की ऐसी हरकत को देख के अपना हीरो हैरान होते हुए कहता है अरे तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम्हें ये खिलौना पसंद नहीं है। फैटी चिकन उस शॉल को देखकर हैरान होते हुए कहता है ओबे ये क्या, ये तो होंगमैंग क्यूआई है, ये तो एक डिवाइन ट्रेजर है। वो तुरंत मैगी के पास जाकर टेलीपैथी के थ्रू चिल्लाते हुए कहता है मैं साला 10 सालों से इसको ढोए ढोए टहल रहा हूँ लेकिन इसने आज तक मुझे कुछ भी नहीं दिया और तुम
तुमको एक शावल मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमको यहाँ आते ही डिवाइन ट्रेजर क्यों मिलना चाहिए? मुझे इस तरह की बकवास से बहुत नफरत है। मैगी कुंगपेंग को पीछे की तरफ ढकेलते हुए कहती है, वो इसलिए क्योंकि वो मेरे स्टेप फादर हैं, जिन्होंने मुझे ये दिया है। तुम जैसे फैटी चिकन को फावड़े की क्या जरूरत है? मैगी की ये बात सुनने के बाद तो कुंगपेंग वहाँ पे बहुत ज्यादा खिसिया चुका था। उन दोनों की इस तरह की नोकझोंक जब उसके सेट के लोग देखते हैं तो वहाँ पे हैरान होके कहते हैं, हमें अब क्या करना चाहिए? जो ब्यूटीफुल सेट लीडर थी वहाँ पर उन लोगों को बताती है, हमें इस सिचुएशन के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। और तो और मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। जहाँ तक मुझे पता है हमारी एंसेस्टर ने अपने डिवाइन वेपन का इस्तेमाल किया था इस नए लौंडे को चोट लगाने के लिए। इससे वो दुश्मन बन जाएगा, लेकिन वो लौंडा गुस्सा होने के बजाय उसने उसे एक गिफ्ट दे दिया और उस गिफ्ट को लेने के बाद हमारी एंसेस्टर बहुत खुश लग रही हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या वो सचमुच हमारे एंसेस्टर के स्टेप फादर हो सकते हैं। दूसरा डीमन वहाँ पे अपने हीरो को घूरते हुए कहता है, तो फिर हमें अपने एंसेस्टर के जो स्टेप फादर हैं उन्हें किस तरह से कहना चाहिए? मैं उनको दादा कैसे कहूँ? वो लोग जब इस चीज के कारण बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे तभी अपना हीरो उनको टेंशन में देख के वही खूबसूरत लेडी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, वैसे मेरा अंदाजा है कि आप लेडी जरूर उसकी माँ होंगी। हाँ, मिंग ने आपके बारे में बताया था, आप और आपकी बेटी सचमुच एक जैसे दिखाई देते हैं। इस बात को बोलते हुए यांग ली ने वहाँ पे उनका हाथ पकड़ लिया था, जिस चीज के कारण वहाँ पे वो घबराते हुए कहती है, क्या मैं नहीं हूँ? ऐसा मत कहो आप। वो वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए मन में कहती है, ये सब कुछ खत्म हो गया। एंसेस्टर मिंग मुझसे बहुत ज्यादा सुंदर है, जिसका उनको बहुत घमंड है। वो खुद को दुनिया की सबसे टॉप बिंग मानती है। हे भगवान, अगर मैं इसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत करूँ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मुझे ना खत्म होने वाली सजा देने के बाद पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। उस लीडर की कंडीशन को समझते हुए मिंगी वहाँ पे चिल्ला के बोलती है, हाँ यही हमारा अम्मा है। मिंग के वहाँ पर हाँ बोलने के कारण वहाँ पे सन्नाटा छा चुका था। यांग ली वहाँ पर उस लीडर की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ देखने में तो ऐसा ही लग रहा है, आप दोनों अम्मा बिटिया हैं। साथ ही हमको पता चलता है मैगी ने वहाँ पर अपने शावल का यूज करते हुए कुनपेंग की खोपड़ी के ऊपर जोर से धरते हुए मन में सोचती है, मैं इस बेवकूफ कुनपेंग की तरह नहीं बनूंगी। ये खुद ही अपने जाल में फंसकर बस एक बेकार सा सवारी बन के रह गया है। मैं सबसे पहले अच्छी इज्जत बनाऊंगी और अपने स्टेप फादर यांगली पर भरोसा करूंगी। संत बनने का रास्ता मेरी मुट्ठी में है। वो वहाँ पर यांगली से कहती है, स्टेप फादर मुझे सुरक्षित वापस आते देखकर मेरी माँ बहुत ज्यादा खुश हो गई होगी। साथ ही वहाँ पर टेलीपैथी के थ्रू उस लीडर से बात करके कहती है, तुम तो कुछ पल के लिए अपना होश खो बैठी थी। जिस बात को समझते हुए वो लीडर भी कहती है, हाँ हाँ सही पकड़े हैं, मैं थोड़ा हैरान हो गई थी। यांगली पीछे खड़े उनके साथियों के बारे में पूछता है, और ये लोग कौन हैं जो तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं? अब दोस्तों इन लोग को समझ में नहीं आता कि साले अब इनका रिश्ता क्या बताए अपने हीरो को, जिस कारण से वहाँ पर सन्नाटा छा गया था। मैगी वहाँ पर टेलीपैथी के थ्रू उनसे कहती है, जो कोई भी मेरा पर्दाफाश करेगा मैं उसे स्पम की तरह सुकोड़ दूंगी। इस बात को बोलते हुए मैगी वहाँ पर अपने फैंटम की प्रेशर को रिलीज कर रही थी, जिस कारण से कि उन सारे के सारे डीमंस की बुरी तरह फट चुकी है। अब साले करे तो करे क्या। बेचारा एक डीमन बड़े घबराते हुए कहता है, मैं ब्रह्मा हूँ, मिंग का सेकंड अंकल। वहीं पे एक दूसरी सेक्सी डीमन कहती है, मैं कामा हूँ, मिंग की थर्ड आंटी। और जो 4 हाथ वाला अशुरा खड़ा था वो वहाँ पर यांगली को बताता है, मैं शिवा हूँ, मिंग का अंकल। डीमन लेडी अपने हीरो के कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है, ओहो ब्रदर यांग, उसे वापस लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैगी तो हमारी फैमिली का दिल और आत्मा है, आप हमारे फैमिली के सेवियर हैं। मैगी के भी नए नए बने अंकल आंटी भी कहते हैं, हाँ हाँ आप हमारे बचाने वाले हैं। अशुरा लीडर अपने हीरो से कहती है, आइए ब्रदर यांग, आपको हमारे साथ घर पर कुछ दिन रहना होगा और हमारी फैमिली को जो आपने किया है उसका रीपे करने का मौका दीजिए। अंकल ब्रह्मा वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्पेस पोर्टल खोलते हैं, जहाँ पर एक नहीं दो 4 6 हाथ वहाँ पर अपना काम कर रहे थे। अब आगे समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। यांगली उस पोर्टल की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, आप लोग सचमुच बहुत अच्छे हैं। अरे लेकिन मेरी सवारी कहाँ गई? उतने में लीडर चिल्ला के बोलती है, अरे कोई जाओ और यांगली की चिकन को लेके आओ। उतने में कुछ डीमंस अपने फैटी चिकन को उठाकर बड़ी स्पीड में उस टेलीपोर्टेशन की तरफ लेके जा रहे थे। और कुछ समय के बाद हमें दिखाया जाता है उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद में अचानक से आसमान में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो गई थी और कुछ पल के अंदर ही वहाँ पर एक दूसरा टेलीपोर्टेशन चैनल ओपन होता है। उसके अंदर से याओ ट्राइब का डीमन एम्परर आ गया था, जिसका नाम डी जून है। वो वहाँ पर आने के बाद हैरान होते हुए कहता है, वो तो अभी भी यहीं पर थे, अब ये जगह खाली क्यों है? ये कितनी अजीब बात है। मुझे साफ तौर से डीमन मास्टर की एनर्जी यहाँ पर महसूस हुई थी। वहाँ पर वो बहुत ज्यादा खिसियाते हुए कहता है, ये तो मिंग की एनर्जी है। क्या डीमन मास्टर ने इसे पकड़कर असुरा के ब्लड सी में नहीं ले जा गया था? फिर हमारा सीन शिफ्ट होके अंडरवर्ल्ड पे आ जाता है, जहाँ पर भयानक अंधेरा और बिजलियां कड़क रही थी। उसी जगह के एक महल के अंदर दोस्तों यांगली और जितने भी वहाँ पर लोग थे सब वहाँ पर पार्टी कर रहे थे। मतलब कि यांगली की खातिरदारी चल रही है। यांगली मजे से लेग पीस पे लेग पीस तोड़ रहा था। उतने में मैगी कहती है, स्टेप फादर, अब जबकि मेरे स्टेप फादर ने सेरेमनी को कंप्लीट कर लिया है तो मैं ऑफिशियली तौर पर आपकी स्टेप डॉटर बन चुकी हूँ। आप अपनी बात से
पीछे नहीं हट सकते। साथ ही वो अपने मन में क्रीपी स्माइल देते हुए कहती है, क्योंकि मेरा ब्लड सी चला गया है, मुझे अब सरेंडर करना होगा और कुछ फायदे हासिल करने होंगे। एक बार जब मैं संत बन जाऊं तो मैं उसे कई बार नहीं 1,00,000 बार गॉड मदर कहने पे मजबूर कर दूंगी। मैं इतनी अच्छी इंसान हूँ कि मैं ये पक्का करूंगी वो अपने मरते समय तक दर्द को महसूस ना करे। उतने में डीमन लीडर बोलती है, ब्रदर यांग, आपने मैगी को बचा लिया है और हमारी फैमिली पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपसे मिलना भाग्य के जैसा लगता है। आज डबल ब्लेसिंग के साथ क्यों ना जश्न मनाया जाए। इस बात को बोलते हुए वो वहाँ पर यांग ली के साथ में फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। जिस चीज को महसूस करने के बाद यांग ली पसीने पसीने होकर अपने मन में सोचता है, क्या वो मेरी सुंदरता पर मोहित हो गई है? क्या वो मुझे अपने दूल्हे के रूप में किडनैप करने का प्लान बना रही है? लेकिन उसको ऐसा करते हुए देखकर मैगी वहाँ पर बहुत ज्यादा खिसिया चुकी थी। मैगी वहाँ पर गुस्से में उसकी तरफ घूर के देखती है। दूसरे साइड में डीमन लेडी वहाँ पर स्माइल करते हुए यांग ली के और ज्यादा क्लोज होने की कोशिश करते हुए कहती है, चलिए तो फिर ठीक है, हम लोग सबलिंग्स बन जाते हैं। सबलिंग्स की बात सुनकर अपने हीरो की जान में जान आते हुए मन में सोचता है, चलो अच्छा है तुमने कम से कम यही कहा, मैं तो अपने मौत तक डर गया था। फिर वहाँ पर डीमन लीडर से बोलता है, आप बहुत अच्छी हैं, क्योंकि मैंने मिंगी को अपनी स्टेप डॉटर के रूप में एक्सेप्ट किया है, तो हम पहले ही एक फैमिली बन चुके हैं, तो क्या ये सबलिंग्स होने से भी ज्यादा करीब नहीं है? उन लोग की इस तरह की बात को सुन के मैगी वहाँ पर खड़ी हो चुकी थी और साथ ही यांग ली के चेयर के पीछे की तरफ चली जाती है और छुपकर वहाँ पर उन दोनों की बातों को सुन रही थी। साथ ही वहाँ पर वो डीमन लीडर से बोलती है, मारा तुम क्या कर रही हो? तुम यांग ली के साथ भाईचारे की शपथ क्यों लेने की कोशिश कर रही हो? डीमन लीडर मारा वहाँ पे हंसते हुए कहती है, एंड सिस्टर, मैं तो बस यांग ली के पक्ष को जीतने में आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। यांग ली के सिंहासन के पीछे वो दोनों आपस में टेलीपैथी से बहस कर रही थी। मारा मैगी से बोलती है, इसके अलावा वो इस बात से सहमत भी नहीं था। मैगी खिसियाते हुए कहती है, मैंने यांग ली को काबू कर लिया है, कल तुम उसे अलविदा कहोगी, मेरी परमिशन के बिना तुमको वापस आने की जरूरत नहीं है। मारा हंसते हुए मैगी से कहती है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। साथ ही वो अपने मन में सोचती है, यांग ली को अपना गॉडफादर बनाने के लिए तुमने मुझे अपनी माँ तक कह दिया, ये तो साफ तौर से दिखता है तुम उसे बेइज्जत करने की जोखिम नहीं उठा सकते। मैं अब यांग ली के साथ अच्छे संबंध बना लूंगी ताकि तुम जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत ना करो। फिर वहाँ पे मैगी से कहती है, एंड सिस्टर, मेरी चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हें एंड सिस्टर ही कहूंगी, लेकिन यांग ली के सामने तुम मुझे अपनी माँ कहोगी। चलो ठीक है, अब चीजों को सिंपल बनाए रखते हैं। मारा के इस तरह की चालाकी को देखकर मैगी वहाँ पर बहुत ज्यादा झुल्ला चुकी थी, खिसिया रही थी, लेकिन यांग ली के सामने होने के कारण बेचारी वहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। मारा वहाँ पर फिर से अपने हीरो से कहती है, ब्रदर यांग, यहाँ मेरे पास एक जेट स्लिप है जिसमें ग्रेट डेसोलेशन की 10,000 चीजों के बारे में जानकारी है। आप अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए इसकी स्टडी कर सकते हैं। यांग ली उस जेट स्लिप को लेते हुए खुश होकर कहता है, लेडी मारा, आपका शुक्रिया। दूसरे साइड में मैगी खिसियाते हुए कहती है, ओफो, ये कितना भोला है। फिर वहाँ पे यांग ली से कहती है, स्टेप फादर को इस बेकार स्लिप की कोई परवाह नहीं होगी। लेडी मारा वहाँ पे खिसियाते हुए कहती है, मिंग मिंग, ऐसी बदतमीज मत बनो, जब बड़े लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इसलिए बच्चों को बात के बीच में नहीं बोलना चाहिए। लेडी मारा की इस तरह से कहने के कारण दोस्तों वहाँ पे सन्नाटा सा छा गया था। जिसने कौर अपने मुंह में लिया वो बेचारा न चबा पा रहा न निगल पा रहा। मैगी को वहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लग गया था, जिस कारण से वो गुस्से में अपने हाथों में एनर्जी रिलीज करते हुए कहती है, तुम्हारी मुझसे इस तरह से बोलने की हिम्मत कैसे हुई? लेडी मारा भी वहाँ पे बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसे समझ में आ गया था, मैं ये भूल चुकी थी कि ये कितनी पावरफुल एंड सिस्टर है। वो वहाँ पे घबराते हुए कहती है, ब्लड डीमन की लाइट 7th लेवल से नीचे इनविंसिबल है, इसे छूने से भी मेरी सोल नष्ट हो जाएगी, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी उतने में बाप होता है। यांग ली मैगी के पास आके उसकी खोपड़ी के ऊपर उसने बस एक टीपा मारा था, जिस कारण से मैगी की पावर वहाँ पे पूरी डिसअपीयर हो जाती है। यांग ली गुस्साते हुए मैगी से कहता है, क्या तुम अपनी माँ से इस तरह से बात करती हो? यांग ली के बीच में आ जाने के कारण मैगी बेचारी अब वहाँ पे कुछ नहीं कर पाती, ना कुछ बोल पा रही थी। देखने में बस ऐसा लग रहा है कि वो जम सी गई है। लेडी मारा यांग ली से कहती है, ब्रदर यांग, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम माँ और बेटी एक दूसरे से ऐसे ही बातचीत करते हैं, बिल्कुल बहनों की तरह, प्लीज उसकी बात का बुरा ना माने। यांग ली मैगी को समझाता है, मैगी, तुम्हारी माँ एक कमाल की औरत है, वो न केवल तुम्हारी परवाह करती है बल्कि इतने बड़े परिवार को संभालती है। तुम्हें समझदार और अच्छी बच्ची होना चाहिए, इतना छोटा मत बनो। यांग ली की बात सुनकर मैगी अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हुए खुश होकर कहती है, हाँ, मेरे स्टेप फादर बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन दूसरे साइड में तो वो गुस्से में मारा को बस काट के खाई जाएगी। वो खिसियाते हुए कहती है, मैं तेरे को आगे चलकर सबक सिखाऊंगी, बस तू इंतजार कर डाइन। मारा वहाँ पे घबराते हुए कहती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ब्रदर यांग, रुक क्यों गए, खाते पीते रहिए। लेकिन दूसरे साइड में आसमान का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर फिर से दोस्तों वही गोल्डन लाइट चमकना स्टार्ट हो जाती है और अगले ही पल जिस जगह पर उनका महल बना हुआ था वहाँ पर एक बहुत पावरफुल लाइट जमीन पे नीचे गिरती है, जिसके इफेक्ट के कारण जो आसपास के वहाँ पर डीमन टहल रहे थे वो वहाँ
वहाँ पर बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके थे, कुछ वहाँ पे मर जाते हैं। इस तरह की तबाही को होते हुए देखकर यांगली आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, क्या आसमान फट रहा है? लेडी मारा वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, ये याओ क्लैन का हेवनली एम्परर है। बस उसने जैसे ही बोला था तभी उस लाइट के अंदर से वही एम्परर धीरे धीरे करके बाहर की तरफ निकल के आ रहा था, जो कि नीचे की तरफ उन डीमन क्लैन की तरफ घूर के देखता है। और वो सब भी उसको ऐसा करते हुए देख रहे थे, लेकिन अपने फैटी चिकन मतलब कुनपेंग की निगाह जैसे उसके ऊपर जाती है तो वो बड़ी स्पीड में वहाँ से छुपने के लिए भाग के जाते हुए कहता है, अरे नहीं, मैजेस्टी यहीं पर आ गए हैं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए, मैं ही ग्रैंड याओ मास्टर हूँ और तो और किसी और की सवारी पर चला गया हूँ। अबे कोई तो आओ प्लीज, मेरे को यहाँ पे छुपा लो कोई आके। जब उसको वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता तो दोस्तों इस तरह शुतुरमुर्ग छुपता है, वो वहाँ पे सर झुका के किनारे दपक गया था। दूसरे साइड में हमारा सीन अपने हीरो की तरफ आता है, जहाँ पर मैंगी उसको देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्साते हुए कहती है, डी जून क्या तुम जीते जी थक चुके हो? तुम्हें मेरे इलाके में मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत कैसे हुई? एम्परर डी जून सामने की तरफ देखते हुए कहते हैं, रेवरेंड मेंग हे, क्या तुमने मेरे हेवनली कोर्ट से याओ मास्टर कुनपेंग को पकड़ लिया है? अपना नाम सुनकर कुनपेंग वहाँ पे घबराते हुए टेलीपैथी के थ्रू मैंगी से कहता है, एंड सिस्टर मेंग हे, अगर आप मुझे मैजेस्टी से छुपने में मदद करें तो मैं तुम्हें यांगली के बारे में सब कुछ बता दूंगा। आप उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकती हैं, उनसे गिफ्ट लेकर आसानी से डिवाइन ट्रेजर हासिल कर सकती हैं। कुनपेंग की बात सुनकर मैंगी की आंखें चमक चुकी थी, वो वहाँ पर स्माइल करते हुए उससे कहती है, मुझे तुम्हारे जैसे भूरे पंख वाली मुर्गी से कभी ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे आगे एक दिन सिर झुकाकर भीख मांगेगा। मैंगी वहाँ पर डीजून से कहती है, कुनपेंग वो फिश बर्ड मिली जुली टट्टी है, मैंगी को उसमें कोई दिलचस्पी क्यों होगी? अपने बारे में इस तरह की गलत बात सुन के उसका मुंह सड़ चुका था। एम्परर डीजून खिसियाते हुए कहते हैं, मेंगे मुझे पता था कि तुम याओ मास्टर को इतनी आसानी से नहीं वापस दोगी, तो फिर जो मैं आगे करने वाला हूँ इसके लिए मुझे इल्जाम मत देना। एम्परर डीजून ने अपने हाथों में वहाँ पर एक स्क्रोल बाहर निकाल लिया था, और जैसे वो आसमान की तरफ उस स्क्रोल को फेंकते हैं तो वहाँ पर बिजलियां कड़कड़ाना स्टार्ट हो जाती हैं। वो स्क्रोल धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बड़ा होना स्टार्ट हो गया था, इतना बड़ा कि दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैगी बन चुका है। उस स्क्रोल की पेंटिंग देखने के बाद मैगी वहाँ पर घबराते हुए कहती है, ये तो माउंटेन और रिवर का मैप है। आपको वीडियो देखने में मजा आ रही है तो प्लीज गाइज मेरा सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों वीडियो लेट इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे घर में टाइल्स का काम चल रहा है, जिस चीज को आप समझ सकते हैं कि काम जब होता है तो घर में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। उस पेंटिंग के अंदर से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है, वो पेंटिंग और ज्यादा बड़ी होने लगी थी। एम्परर डी जून अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसमें इंजेक्ट कर रहे थे, जिसको देखते हुए मैंगी वहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा गई थी। और तभी अगले पल उस पेंटिंग के अंदर एक वार्म होल टाइप बनना स्टार्ट हो गया था, जो कि देखते देखते जो डीमन पैलेस वहाँ पे मौजूद था उसको अपनी पेंटिंग के अंदर घसीटना स्टार्ट कर देता है। और तो और उस पेंटिंग के अंदर से कुछ अजीबोगरीब क्रीचर्स वहाँ पे बाहर की तरफ निकल रहे थे। दूसरे साइड में उस पेंटिंग के खिंचाव के कारण जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं। मैंगे वहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहती है, डी जून तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें तंग करने की? और देखते ही देखते मैंगे वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करती है, जो कि देखने में दोस्तों बहुत ज्यादा थी। वहाँ पर मैंगी की एनर्जी वहाँ पर फैलना स्टार्ट हो गई थी। मैंगी ने वहाँ पर अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए अपने पैलेस के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड को जनरेट कर लेती है, जिससे कि वो अपने पैलेस को प्रोटेक्ट कर सके। मैंगी वहाँ पर गुस्से में उसके ऊपर चिल्ला के कहती है, अगर ऐसी बात है मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगी। मैंगी ने जैसे इस बारे में बोला था तभी अचानक से उसके प्रोटेक्टिव बैरियर वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। जो लेडी मारा थी उस प्रेशर में खींचने लगी थी और वो ऊपर उठने के कारण मैंगी के सर पे लड़ गई थी। मैंगी वहाँ पर उनके लड़ने के कारण बेहोश हो चुकी थी और वो उड़ते उड़ते मैंगी के हाथ को भी पकड़ लेती है। वो वहाँ पे चिल्ला के बोलती है, एंसिस्टर मुझे बचा लो। लेकिन मैंगी बेहोश होने के कारण वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उस पेंटिंग के अंदर खिंचते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगी थी। जितना भी वहाँ पर उनका पैलेस था वो पूरा का पूरा धीरे धीरे टूटते हुए आसमान में पेंटिंग के अंदर जा रहा था, जो कि देखने में सचमुच दोस्तों बहुत भयानक लग रहा था। कुनपेंग तो अपने आप को बचाने के लिए एक मजबूत पत्थर पे चोट मार के गाड़ लेता है, लेकिन इन सब चीजों का भी कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि उस पेंटिंग का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो नीचे जितने भी लोग मौजूद थे और जो पैलेस था वो सब चीजों को अपने अंदर खींचना स्टार्ट कर देता है। जितने भी असुरा क्लैन के वहाँ पे लोग मौजूद थे वो सब उस पेंटिंग के अंदर खींच के चले जाते हैं। उन लोगों के अंदर आ जाने के बाद एम्परर डी जून वहाँ पे उस पेंटिंग को दोबारा से नॉर्मल फॉर्म में लाते हुए कहते हैं, एक बार मैं तुम सबको हेवनली कोर्ट में ले जाऊंगा और तुमसे गहरी पूछताछ करूंगा। मैं पक्के तौर से याओ मास्टर का पता लगा लूंगा। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद अपने हीरो का इन सब चीजों पे घंटा कोई असर नहीं पड़ता। वो वहाँ पे अभी तक अंगद का पैर लगा के बैठा हुआ था। उस पेंटिंग का प्रेशर इस पे नहीं पड़ता। यांगली को समझ में नहीं आता। वो अपने मन में सोचता है अब मुझे क्या करना होगा। एम्परर जब अपने सामने एक नॉर्मल ह्यूमन को खड़े हुए देखते हैं तो वहाँ पर वो उसको बताते हैं, मैं हेवनली एम्परर डी जून हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा यहाँ पर अभी भी कोई मौजूद क्यों है। हे लौंडे तुम कौन हो? फिर वहाँ पे वो अपने मन में सोचते हैं, मेरा माउंटेन रिवर का डायग्राम लेडी नूवा का ट्रेजर है। यहाँ तक कि एक संत भी इसका
इसका मुकाबला करने के लिए उसको एक डिवाइन आर्टिफैक्ट की जरूरत पड़ती है। एम्पर के जवाब को सुनकर यांग ली मन में सोचता है, अब जब वो मुझसे पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ तो मुझे क्या जवाब देना चाहिए। ऐसा लगता है कि डीजुन को अपनी फैमिली मेंबर मिंग से कोई परेशानी है, क्या मुझे सच बोलना चाहिए। वो वहाँ पे उसको अपने बारे में बताता है, मैं यांग ली हूँ, मिंगे का स्टेप फादर। एक असली मर्द जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि मैंने उस बच्ची को गोद लिया है, मैं मिंगी और उसकी फैमिली के सामने खड़ा रहूंगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपने मिंगी और उसके परिवार को क्यों ले लिया। यांग ली की बात सुनकर एम्परर डीजुन हैरान होते हुए मन में सोचता है, मिंगे पेंगु की इम्प्योर ब्लड का बस एक अवशेष है जो कि हेवनली दाओ के ग्रेट सेंथ के बराबर है। इतनी उजाड़ जगह में कौन उसका स्टेप फादर बनने लायक है, क्या ये उसे पेंगु के बराबर नहीं समझता। वो वहाँ पर अपने हीरो से कहता है, ब्रदर यांग आपका डाउन रिल्म कहाँ का है, मैं लंबे समय से हेवनली कोर्ट में रह रहा हूँ और मैंने आपके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। यांग ली उसको अपने बारे में बताता है, मैं हमेशा ग्रेट दाओ के अंत में रहा हूँ और शायद ही कभी बाहर निकलता हूँ, शायद इसीलिए मैं ज्यादा फेमस नहीं हूँ। यांग ली की बात सुनकर एम्परर डीजुन बहुत सारा खिसिया चुका था। वो चिल्लाते हुए कहता है, ये तुम किस तरह की बेफालतू भरी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए ईमानदारी और सम्मान दिखा रहा हूँ लेकिन तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। ग्रेट दाओ का अंत डेसोलेशन रिल्म के यूनिवर्स के बनने से पहले की बात है। इन सब में 3000 प्रिमोर्डियल डीमंस और अनगिनत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीमंस को जन्म दिया, जिनमें से हर एक डरावने और बहुत पावरफुल थे। जब पेंगु ने हेवन को खोला तो ग्रेट दाओ का अंत गायब हो गया, यहाँ तक कि सन टीचर हंगजुन भी उसे ढूंढ नहीं पाए। अगर कोई भाग्यशाली होकर भी यहाँ तक एंटर कर पाता है तो भी ये एक ऐसी जगह है जहाँ डिवाइन एबिलिटी दबा दी जाती है और स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि लेडी नुवा या दाओ एंसेस्टर हंजू भी वहाँ लंबे समय तक रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यहाँ तक कि मैं डीजुन का जन्म भी तब हुआ जब पेंगु की बाईं आंख क्रिएशन के दौरान असली सूरज में बदल गई और मैं 3 पैरों वाले सुनहरे कौवे के रूप में उभरा। एम्परर डीजुन वहाँ पे बहुत जरा भड़कते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहते हैं, और फिर भी तुम ग्रेट दाओ के अंत में रहने का दावा करते हो, चलो फिर देखते हैं तुम इस तरह की एक्टिंग कब तक कर पाते हो। एम्परर डीजुन ने वहाँ पर अपनी फ्लेम एनर्जी को जनरेट करना स्टार्ट कर दिया था। एक अटैक अपने हीरो पे करने के लिए रेडी कर लेते हैं, जिस अटैक को देखते हुए अपने हीरो के पसीने छूट गए थे। वो घबराते हुए मन में सोचता है, अरे बाप रे, अगर तुम्हारे पास बातचीत करने के लिए कुछ है तो प्लीज हम इस पर बातचीत कर सकते हैं, इस तरह से बेफालतू में लड़ने से कोई फायदा नहीं है। वो वहाँ पे घबराते हुए अपने हाथ को अचानक से आगे की तरफ बढ़ाता है। यांग ली के हाथ से इतना ज्यादा प्रेशर वहाँ पे रिलीज हुआ था, एम्परर डीजुन की हालत वहाँ पे ढीली हो चुकी थी। वो घबरा गए थे। यांग ली को मारने के लिए जनरेट किया था। वो अटैक के बीचों बीच यांग ली ने सिर्फ अपने हाथ के प्रेशर के थ्रू उसके अटैक को डिफीट कर दिया था, खत्म कर दिया था। और साथ ही साथ यांग ली का प्रेशर इतना ज्यादा था कि एम्परर डीजुन भी वहाँ पर पीछे की तरफ हटना स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ समय के अंदर ही हमें दिखाया जाता है यांग ली का अटैक इतना खतरनाक था कि एक जगह पर जाकर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, धमाका होता है। हमारा सीन शिफ्ट होके कुछ समय बाद दिखाते हैं जहाँ पर एम्परर डीजुन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। सिर्फ यांग ली के एक नॉर्मल अटैक को रोकने के कारण उनके वहाँ पर पसीने छूट चुके थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उस अटैक को ब्लॉक किया था। वो वहाँ पे घबराते हुए बोलता है, ये कैसे हो सकता है, मेरी ट्रू सन की फ्लेम भी इसके अटैक के आगे बेकार हो गई। यांग ली जब अपने आप को जिंदा देखता है तो वहाँ पे घबराते हुए कहता है, अबे आखिर यहाँ पर अभी क्या हुआ, मैंने तो बस एक छोटे से धक्के से उसे रोक दिया। फिर वहाँ पे गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए कहता है, हाँ मुझे समझ में आ गया, ये एक दूसरी तरह का इल्यूजन है, ये ठीक वैसा ही है जैसा मैं ग्रेट दाओ के अंत में था। भयानक डीमंस अपनी आग उगलने और थंडर को गिराने की ताकत के साथ मुझ पर अटैक करते थे। क्या ये सब इल्यूजन मुझे डराने के लिए था? तुम डाविस्ट, तुम लेडी मारा और मिंगे को छुपाकर मुझे डराने के लिए इल्यूजन का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम क्या हो, इंसान को बेचने वाले? यांग ली को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। अगर छोटा सा धक्का इतना बवाल पैदा कर सकता है तो अब आप समझ सकते हैं। यांग ली वहाँ पर मुट्ठी बनाते हुए वहाँ से जंप लगाकर सीधे एक घूसा मारने के लिए एम्परर डीजुन के पास में आगे बढ़ चुका था। यांग ली ने सिर्फ एम्परर डीजुन के ऊपर एक घूसा ही मारा था और उनके दोस्त वहाँ बत्ती सी हिल चुकी थी, उसके दांत वहाँ पे टूट गए थे। वो यहीं पे नहीं रुकता, वो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक और अटैक कर देता है। एम्परर डीजुन वहाँ पे लुढ़कते हुए सीधे जमीन की तरफ जा रहे थे। जमीन पे जाने के बाद इतने भयानक तरीके से लड़ते हैं कि सीधे वहाँ पर दोस्तों धूल ही धूल फैल गई थी। यांग ली के सिर्फ 2 अटैक के कारण जो एम्परर डीजुन बनते फिर रहे थे वो वहाँ पर घुटने के बल आ चुके थे। यांग ली उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। एम्परर डीजुन उसके अटैक को देख के घबराते हुए बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? साथ ही एक छोटे बच्चे के तरीके वहाँ पे रोते हुए मन में बोलता है, ये बहुत ज्यादा दर्द देने वाला है, मैं तो ट्रू सन से ही पैदा हुआ हूँ, मेरी हड्डियाँ और मेरी सोल ट्रू सन के फ्लेम से होकर गुजरी है और उससे भी मुझे ज्यादा चोट नहीं पहुँची। यांग ली वहाँ पर बहुत ज्यादा भड़क चुका था। जिस तरह दोस्तों धोबी घाट पे धोबी कपड़े धुनता है उसी तरह से यांग ली एम्परर डीजुन को बुरी तरह से पेलते हुए गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें इसीलिए मार रहा हूँ क्योंकि तुम इंसानों की तस्करी करते हो, उन लोगों को तुरंत बाहर निकालो। एम्परर डीजुन की हालत जिस तरह एक कुत्ते को झुंड में कुत्ते मारते
आते हैं वही हाल हो चुकी है। वो वहाँ पर घबराते हुए बोलते हैं, मैं हेवन का एम्परर हूँ, इस दुनिया के भाग्य का उत्तराधिकारी, सभी याओ की तरह के जो रूलर हैं और खुद हांस और एंसेस्टर द्वारा बनाया गया हेवनली एम्परर हूँ। यहाँ तक कि कोई सन भी मुझ पर अटैक नहीं कर सकता, फिर भी तुम ऐसे गंदे तरीकों का इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे करते हो। इन सारी बकवास को सुन के यांग ली एम्परर डीजन की तरफ घूर के देखते हुए बोलता है, तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? याओ का एम्परर, हेवनली एम्परर, तुम्हारे ऐसे खराब हाल को देखते हुए मेरी बिल्डिंग के सामने नाचने वाली दादियां भी तुम्हें पीट सकती हैं। देख रहे दोस्तों, हेवनली एम्परर के हाल ये चल रहे हैं। दोस्तों इस सीरीज में कहीं पे भी बोर होने की जगह ही नहीं है, हर जगह पे कोई ना कोई मसाला डाला गया है, जिस कारण से कि मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और चिंता मत करिए, जैसे मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, पीछे की जितनी भी मानवा बची हुई है उनको भी मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर दूंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।